तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे हमने एक चीज़ बहुत सुनी है, उसको चाहे जितना टाल दें चाहे जितना घुमा दें, बहुत ज्ञान की बातें भी हम लोग करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ जहाँ इंसान है वो चाहे जिस ओहदे पे हो, उन्होंने उस ओहदे को कलंकित जरूर किया है। कई बार पुलिस प्रशासन पे उंगलियाँ उठती हैं, कई बार तो छोड़िए अक्सर नेताओं पे भी उंगलियाँ उठ जाती हैं कि वो ईमानदार नहीं होते, हालांकि होते भी नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब किसी न्यायपालिका से जुड़े हुए व्यक्ति पे उंगली उठे, किसी जज पे, किसी वकील पे। अगर ये सुनने में आता है कि किसी जज ने या फिर किसी कोर्ट ने कोई गलत फैसला दे दिया या फिर जज बिक गया या फिर उसने कुछ गलत हरकत कर दी, तो कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से टूट जाते हैं। क्योंकि हम लोगों की जो आखिरी उम्मीद होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक लाइन हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि चलो तुमको कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन जब कोर्ट में ही ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएं जहाँ से हमें न्याय मिलने की उम्मीद हो, तो अपने आप में आत्मा कचोट उठती है। आज आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना के बारे में बताऊँगा जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद वास्तव में आपको दुख भी होगा, आपका खून भी खोलेगा। खून इसलिए खोलेगा चूँकि बहुत गलत हुआ, और दुख इसलिए होगा कि जिसने किया बहुत ऊँचे पोस्ट पे, हम आप कुछ कर नहीं सकते। पूरी मिक्स बात है। दरअसल त्रिपुरा में एक जगह लगती है कमालपुर, और इसी कमालपुर में एक लड़की रहा करती थी। लड़की एक दिन कहीं जा रही थी, कुछ लोग आते हैं, आने के बाद उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, ले जाने के बाद उसके साथ गैंगरेप करते हैं। अब लड़की के साथ जब रेप हुआ, उसने अपने घर वालों को इत्तला किया। घर वाले बेचारे पुलिस थाने जाते हैं। जाने के बाद पुलिस वालों को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ हमारी बच्ची के साथ। पुलिस वाले जो आरोपी थे उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाने के बाद अब पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया। अब कायदे से यहाँ पूरी जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है वो शुरू होती है। मामला कमालपुर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है। मुकदमा चलने के दौरान कई बार इस लड़की की भी पेशी हुई कि आपके साथ क्या हुआ, आपका बयान होगा। कई बार ऐसा हुआ कि जो बयान है वो बंद कमरों में भी हुआ कि एक रेप पीड़िता है, उसको बार बार सामने क्यों लाए, लोग क्यों देखें। 16 फरवरी की बात है। इस लड़की ने जो कुछ अपने बयान में बताया वो आपको बता रहा हूँ। 16 फरवरी को इस कोर्ट के एक जज ने इस लड़की को बुलाया। बुलाने के बाद उसको अपने चैम्बर में लेके गया। अब जज ने बुलाया है तो लड़की गई। उसके बाद उस जज ने इस लड़की को अलग अलग जगहों पर टच करना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की। अब शुरुआत में लड़की ने जब विरोध किया तो जज ने बताया कि ये जांच पड़ताल का एक तरीका है, हम कंफर्म कर रहे हैं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन अब लड़की समझदार थी, उसे गुड टच बैड टच का फ़र्क पता था। कुछ टाइम तक उसने इग्नोर किया। लेकिन जब जज साहब की हरकतें लगातार बढ़ने लगी, लगातार लड़की के साथ वो जज छेड़खानी करने लगा, तो फिर ये लड़की वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद एक आदमी को सब कुछ बताती है। उसके बाद वो वकील के पास जाता है। वकील साहब फिर सुलह देते हैं, कहते हैं कि आप जाके कंप्लेन करो। उसके बाद ये लड़की कंप्लेन करती है और कंप्लेन में तमाम वाक़या बताती है कि सर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। अब इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला, लोगों को जानकारी हुई, तो एक तरह से लोग भी सन्न रह गए कि एक जज अगर एक रेप पीड़िता के साथ ऐसा कर रहा तो आखिर उस लड़की को इंसाफ मिलेगा कहाँ से। अब यहाँ मामला एक लड़की का है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि पहले तो उसके साथ गलत हो, वो इंसाफ की गुहार लगाने कोर्ट में जाए, वहाँ भी उसके साथ गलत हो जाए, तो फिर उससे अपने देश की पुलिस, अपने देश के संविधान, अपने देश के कानून पे जब भरोसा नहीं रह जाएगा, उसे एक तरह से धक्का लगेगा। तो ऐसे ही तो लोग होते हैं जो बाद में फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें पहले ही यकीन होता है कि जो हमारे देश की व्यवस्था है वो गड़बड़ है, वो इंसाफ करती नहीं है, यूज करती है, दबाती है, शोषण करती है। तो वहीं अगर कोई थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी तवज्जो दे देगा तो फिर वो देश के साथ ही गद्दारी करेगा और वहाँ पे वो गलत भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे ही लोग फिर बाद में जब देश और उसकी व्यवस्था से नाराज़ होते हैं तो फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं। तो पहली जिम्मेदारी ऐसे पोस्ट पे बैठे लोगों की है जो ऐसा गलत काम करते हैं, और उनका खामियाजा कभी ब्लास्ट के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में पूरी आम जनता देखती है। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों को तुरंत दबा दिया जाता है, लोगों के सामने लाया नहीं जाता, और ऐसे ऊँची पोस्ट पर बैठे लोग फिर इंजॉय करते रहते हैं, चूँकि उनके खिलाफ कोई मुँह खोलता नहीं है। इस वजह से मुझे लगा कि आज आपको ज़रूर बताना चाहिए। और ये 16 फरवरी की घटना है। फिलहाल 3 लोगों का ऐसा पैनल है जो कि जांच पड़ताल कर रहा है। जांच पड़ताल करके ही कोई कंक्लूजन निकलेगा।
लेकिन कंक्लूजन निकले इससे पहले आप लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि हम लोग नज़र रख सकें कि हुआ क्या फैसला आखिर में। खैर, ये तो रही पहली कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी पे, और दूसरी कहानी भी पहली ही कहानी जैसी है, लेकिन इस दूसरी कहानी में कहीं ना कहीं गलती पहले पक्ष की भी है, जो पीड़ित पक्ष है, जिनके साथ गलत हुआ। कभी भी किसी भी चीज़ को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे पैसा कमाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। अगर कोई आके मुझे बता दे कि मुझे पैसे कमाने के लिए ये करना होगा, उसके बाद मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें गलत ही होंगी। सही चीज़ से कभी भी सही तरीके से शॉर्टकट में पैसा नहीं मिलता। आज की कहानी में एक परिवार है जो ये बात नहीं समझता, और उसका खामियाजा उसने ऐसा भुगता कि शायद 7 पीढ़ियाँ तक उनकी याद रखेंगी। दरअसल पूरी कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है रतलाम, और इसी रतलाम ज़िले में एक जगह लगती है आलोट नगर। और इसी आलोट नगर में एक परिवार रहा करता था, बेहद गरीब परिवार, काफ़ी पैसे को लेकर परेशान थे। जगह जगह उन्होंने धंधे काम पानी में अप्लाई किया, लेकिन कहीं सफलता मिली नहीं। अब जैसे जैसे सफलता नहीं मिल रही, परिवार वाले परेशान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ बात बन जाए। बात बन नहीं रही, परिवार वाले इधर उधर मेहनत कर रहे हैं। अब जब कहीं से उनको कोई सफलता मिल नहीं रही थी, तो जो घर की महिलाएं थी उन्होंने सोचा शायद कुछ ग्रह दशा खराब है। उसके बाद उन्होंने पंडितों का सहारा लेना शुरू किया। अलग अलग ग्रह दशा शांति के लिए उन्होंने पूजा पाठ करवाए, अलग अलग चीज़ें करवाई, और तमाम तरह के अनुष्ठान उनके घर पे हुए। लेकिन जब आपकी मेहनत आपकी तरीके से नहीं है, जिस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे, तो शायद आपको सफलता ना किसी ग्रह दशा की पूजा पाठ से मिलेगी, ना किसी और चीज़ से मिलेगी। अब ये परिवार लगातार अलग अलग जगहों पे जाने लगा, अलग अलग जगहों पे कोशिश करने लगा, सफलता कहीं मिल नहीं रही, परिवार लगातार परेशान है। इसी दौरान, इसी जनवरी महीने की बात है, इस परिवार का एक सदस्य एक अपने रिश्तेदार से, जो कि राजस्थान में रहता था और ट्रेन से कहीं जा रहा था, उस आदमी से बात कर रहा था। बात करने के दौरान अचानक से जो सामने वाला रिलेशन वाला आदमी था, रिश्तेदार था, उसके फ़ोन पे एक आवाज़ आती है। इधर से जो आलोट नगर का परिवार था वो भी सुन रहा। सामने से कोई तांत्रिक कहता है कि कुछ पैसे दे दो और भगवान तुम लोगों का भला करेगा। अब उस रिश्तेदार ने जब ये बात सुनी, वो पैसे निकालता है, 10-5 दे देता है। देने के बाद तांत्रिक अपने अलग रास्ते पे निकलने लगता है। मामला ट्रेन का था, हज़ारों पैसेंजर उसमें थे। अब ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, इधर ये परिवार जब सुन रहा था, तो इसी दौरान परिवार की जो महिला थी उसने कहा कि कौन था, किसको पैसे दिए। रिश्तेदार बताता है कि वो एक तांत्रिक था। फ़ौरन ये महिला कहती है कि उस तांत्रिक को बुलाओ और उससे पूछो कि क्या कुछ वो जानता है। और रिश्तेदार कहता है कि कहाँ उस तांत्रिक के चक्कर में आप पड़ोगे, कोई भी होगा मांगने खाने वाला, हमने दे दिया, अपना रफा दफा किया। महिला कहती है कि नहीं, उसको बुलाओ। इसके बाद उस तांत्रिक को ये रिश्तेदार बुलाता है। बुलाने के बाद महिला जो है कहती है कि मेरी बात करवा दो। इसके बाद तांत्रिक से बातचीत होती है। तांत्रिक से महिला बताती है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर पे संपत्ति टिक नहीं रही, पैसे की कोई ज़्यादा इनकम है नहीं, घर में जवान बेटियाँ हैं, उनकी शादी करनी है। अब ये तमाम चीज़ जब वो तांत्रिक सुनता है, सुनने के बाद कहता है कि देखिए वैसे क्या बताऊँ, अगर आपके घर पे कोई बाधा होगी, कोई भूत प्रेत होगा, तो उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए मुझे आपके घर पे आना होगा। घर पे आऊँगा, कुछ जानूँगा, कुछ समझूँगा, तभी कुछ बता पाऊँगा। घर वालों को लगा ठीक है। उन्होंने अपना एड्रेस दिया और कहा कि आप आ जाइए। अब ये जो तांत्रिक था वो राजस्थान का था। घर वालों ने एड्रेस दिया, तांत्रिक ट्रेन पकड़ता है। पकड़ने के बाद फरवरी में 6 तारीख को आ जाता है आलोट नगर। आने के बाद पूरा परिवार पूरी श्रद्धा भाव से तांत्रिक बाबा को अपने घर पे बुलाता है। बुलाने के बाद फिर अपना घर, अपना पूरा हाथ, तमाम चीज़ें, कुंडली, ये तमाम चीज़ें दिखाता है। परिवार बताता है कि कैसे उनके घर पे पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं, जो कि हर घर की कहानी है। आज के टाइम में किसी के घर पैसे नहीं टिकते। कैसे परिवार में लोग परेशान हैं, कैसे कोई बीमार रहता है, किसी को बीपी शुगर है। खान पान के हिसाब से आजकल सबको बीपी शुगर हो ही जाता है। अगर जो अपनी हेल्दी लाइफ का ध्यान नहीं रखता, पैसे कमाने की भीड़ में टेंशन लेगा, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब बाबा भी तमाम चीज़ों को सुनता है। सुनने के बाद 1-2 चीज़ वो भी बता देता है कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, बेटी की शादी में अड़चन है। हालांकि हर घर की बेटी की शादी में, चाहे वो अंबानी की बेटी हो, अड़चन जरूर आती है। कहीं रिश्ता मिलता है तो दिल नहीं, दिल मिलता है रिश्ता नहीं, रिश्ता मिलता है दिल मिलता है तो बात नहीं बन पाती। ये तमाम चीज़ें हर घर की कहानी है। अब तांत्रिक ने जब ये तमाम चीज़ें बतानी शुरू की तो पूरा परिवार श्रद्धा भाव से बैठ जाता है
कि बाबा तो बहुत जानकार है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि बाबा इसका निवारण क्या है। अब जब निवारण के बारे में पूछा गया तो उस तांत्रिक ने बताया कि देखिए एक पूजा करनी होगी और आप लोग परेशान मत होइए, इस घर में ज़रूर कहीं गड़ा सोना छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे ऐसे बिल्ली आती है, यहाँ रात को कुत्ता सोता है, तो ये तमाम चीज़ें गड़े सोने का ही संकेत है। तो एक पूजा करनी होगी, खर्चा कुछ 100-500 का आएगा, वो पूजा कर दूंगा। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल आएंगी, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, मैं बता दूंगा, वहाँ आप लोग खुदाई कर लेना, आपको आपका पूर्वजों का गड़ा सोना मिल जाएगा। अब एक तो इस तांत्रिक ने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं बताया, परिवार वाले एकदम खुश कि 100-500 की ही बात है। दूसरा, इस तांत्रिक ने कहा कि वो जो सोना है वो आपके ही पूर्वजों का है और आपकी पूर्वजों की चीज़, आपके पुरखों की चीज़ को भोगने का आपका पूरा अधिकार बनता है और समय आ गया है। परिवार वालों ने उन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जो कुछ लगता था। उसके बाद पूजा पाठ शुरू की गई। पूजा पाठ शुरू हुई, परिवार के तमाम लोग घर को बंद करके लगातार अनुष्ठान पे ध्यान दे रहे हैं। ना ही कोई अंदर से बाहर जा रहा, ना कोई बाहर से अंदर जा रहा। इधर मोहल्ले वाले भी परेशान कि परिवार का दरवाज़ा 3 दिन से 4 दिन से क्यों बंद है। लगातार पूजा पाठ होती रही, लगातार अनुष्ठान यज्ञ चीज़ें होती रही। 3 दिन गुजर गए, ना ही कहीं कोई गड़ा सोना मिला, ना ही कोई और चीज़ मिली। परिवार वाले परेशान हैं। अब तांत्रिक से पूछा गया कि बाबा 3 दिन हो गए और कुछ मिला नहीं। तांत्रिक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रेत का साया है जो पूजा में व्यवधान डाल रहा, और मेरी ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं किसी प्रेत को रोक सकूं, तो आपको उसके लिए सीधा भगवान की शरण में जाना होगा। परिवार वालों ने कहा कि बाबा भगवान की शरण में, वो कैसे? तो फिर बताया उस तांत्रिक ने, कहा कि मेहंदी बालाजी में जाने के बाद कोई प्रेत बाधा हो, कोई भूत बाधा हो, तो वहाँ जाने के बाद कभी भी कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल, ये सब लौट नहीं पाती हैं। वहाँ पे पंडित जो होते हैं उस भूत प्रेत को पकड़ लेते हैं, उसे 4 दीवारी में कैद कर लेते हैं। तो आप लोग जाइए और जाने के बाद घर के जितने पुरुष हैं वहाँ दर्शन कर लें, 10-5 रुपये चढ़ावा चढ़ा दें, उसके बाद लौट आएँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार भी तांत्रिक ने कोई डिमांड नहीं किया तो परिवार वाले एकदम खुश। घर के जितने पुरुष थे अगले ही दिन मेहंदी बालाजी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं, अपने श्रद्धा भाव से पूरा पूजा पाठ करते हैं, 10-5 रुपये चढ़ावा चढ़ाते अपने यथाशक्ति। इधर घर की जो बड़ी बेटी थी वो किसी काम से बाहर गई थी। घर की बड़ी बेटी, इधर जो पति और बेटे थे वो गए थे, बड़ी बेटी भी गई थी। 2 दिन बाद जब बेटी आती है, देखती है घर का दरवाज़ा फिर से बंद। बिटिया परेशान होती है, दरवाज़ा खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब अंदर झांकती है तो उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसकी कल्पना उसने की ही नहीं थी। घर की जितनी महिलाएं थी बुत पड़ी हुई थी, वो तांत्रिक वहाँ था नहीं। जैसे तैसे करके अब बिटिया पानी छिड़कती है। छिड़कने के बाद इन महिलाओं को जब होश में लाती है, तब महिलाएं न कुछ बताने की हालत में, न एक दूसरे से नज़र मिलाने की हालत में। उसके बाद फिर बेटी इन अपने घर के पुरुषों को फ़ोन करती है, पूरा वाक़या समझाती है। ये लोग भी भागे भागे आते हैं। आने के बाद फिर तमाम परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात को समझते हैं। फिर यहाँ से दबे कुचली आवाज़ में थाने जाते हैं। मन में झिझक भी थी, मन में शर्म भी थी कि कैसे बताएं, क्या बताएं। फिर भी डरते सहमते इन्होंने अपने मुंह खोला और कहा कि सर, हमारे घर की जितनी महिलाएं हैं सबके साथ रेप हुआ है। पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी सन्न रह जाते हैं कि कैसे। उसके बाद और रेप हुआ तो सबके साथ कैसे हुआ, और रेप करने वाले कितने लोग थे। तो अब पता चलता है कि रेप करने वाला सिर्फ एक आदमी था। उसके बाद पूरी कहानी पूछी जाती है, तमाम परिवार के सदस्य पूरी कहानी बताते हैं। अब एक तांत्रिक जो राजस्थान से आया, उसके बाद वो रेप करके चला गया, ये कैसे? पुलिस वालों ने फिर उस तांत्रिक की कुंडली निकाली, उसका नाम वगैरह पता किया, उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया तो पता चला कि उसका नाम था बलबीर बैरागी। बलबीर बैरागी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब परिवार वालों से फिर से पूछताछ हुई तो पता चला कि घर के सारे पुरुषों को भेजने के बाद इस तांत्रिक ने एक पीने का जल दिया सबको कि आप लोग पानी पीजिए, और उस पानी में एक नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे घर की तमाम महिलाएं बेहोश हो गई, जिसमें इस घर की मालकिन एक महिला थी, उसकी बहन थी और एक बिटिया थी। उसके बाद सबको बेहोश करने के बाद इस तांत्रिक ने बारी बारी सबके साथ रेप किया, और रेप करने के बाद इत्मीनान से जो कुछ उसे समझ में आया कि यहाँ से ले लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ें ये लेके चला गया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद तांत्रिक को गिरफ्तार करते हैं। इन महिलाओं को भी फिलहाल मेडिकल के लिए भेजा जा रहा। लेकिन बड़ी अजीब बात है, और ये बात लोग सुनते हैं, समझते हैं
सबको पता है कि ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो ऐसे कुछ मंत्र फूंक के आपको गड़ा सोना दिलवा देगा। और अगर वो 150 भी लेता है, ऐसा कुछ करता है, 4 दिन पहले वही तांत्रिक ट्रेन में भीख मांग रहा था, उसी तांत्रिक के पास आज इतनी सिद्धि हो गई कि वो आपके घर का सोना आपको दिलवा देगा। अगर वो इस लायक होता तो खुद ले लेता। और अगर ईश्वर ने आपकी किस्मत में, आपके नसीब में लिखा है कि वो सोना आपको मिलेगा, तो सोना ज़मीन फाड़ के आपके पास आ जाएगा। सच में अगर कोई ऐसी सिद्धि, ऐसे कोई तांत्रिक होते होंगे तो सिर्फ ट्रेन में वो भीख मांगते नहीं घूमते होंगे। लेकिन आम जनता ऐसी चीज़ों के पीछे पागल है। कभी 2 बोरी चावल के पीछे अपना ईमान बेच देती है, कभी कहीं जाके सिक्के लुटा आती है, कहीं किसी तांत्रिक के चंगुल में फंस जाती है, और अंत में जब रोना होता है तो फिर पुलिस, कानून, केस। तो कभी कभार जो हम लोग कहते हैं कि कोर्ट में बहुत भीड़ है, तो कुछ चीज़ें तो हम लोगों की मूर्खता की वजह से भी ऐसे केसेज हो जाते हैं जो मामले को बढ़ा देते हैं। अब 3 रेप का मामला है, अगर वो लड़की नाबालिग होगी तो एक पॉक्सो लग जाएगा। उसके बाद फिर पुलिस वाले फालतू में इस केस में परेशान होंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जबकि यहाँ एक रेपिस्ट को परिवार वालों ने खुद एंट्री दी और 7-8 दिन तक तो इन्होंने घर बंद करके भी पूजा किया था, पड़ोसी जो बता रहे थे उस हिसाब से। तो ऐसी चीज़ों से जो अक्सर मैं कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना भी है। तो फिलहाल ये थी पूरी 2 कहानियाँ। पहली कहानी जहाँ आपने जज साहब के उस बिहेवियर के बारे में सुना, और दूसरी कहानी की कहाँ लालच ने घर की इज्जत को भी नीलाम करवा दिया। तो ऐसे मामलों से हमें बच के भी रहना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना प्यार देते रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।